पुराने जमाने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये कि उसका काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीजें बाकी बची, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे बेवकूफियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फायदा है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया। मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा। ये हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो। मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में हेरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने यह तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी जमीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक उजरी पजरी जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बगोला हो गई और उसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटकाकर बैठ गया। मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। उसी जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर जमीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगे दफन की थी, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी ये बात मत करना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढले, जब नाई और उसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चला कर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया, मगर इन्हें वहां से कुछ न मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो बीज उधार लेकर आई और जमीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और उससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि जमीन में सोना है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीन गाह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को छुपा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में गुप्त अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू कर थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय आपले डालकर रखे थे।
सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो तनतनाते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी उसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची छाहों में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी कमीन गाह से निकला और उसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसकी रान पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। चोर कहीं के, तुम पोटली नीचे उतारने की बजाय उसमें से सोना निकाल कर अपनी जेब में भर रहे हो। नीचे खड़े चोर चिल्लाए। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को भी यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है, दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा। उसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी उसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां फैल चुकी थीं। उन्होंने इस चोर के जिस्म पर भी काटना शुरू कर दिया। वो बेइख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा कि दूसरा चोर भी बेईमान निकला और ये भी सोना छुपा रहा है। फिर सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ते गए और हर एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाह जिस पर सब खड़े थे वजन बर्दाश्त न करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता इनके ऊपर गिर गया और मक्खियां इन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिनों सुकून रहा क्योंकि चोर इस काबिल न थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज से खुल गई। चोरों की आवाज पहचान कर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और नाई का उस्तरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। खुदाया, मेरी नाक किसी चीज से लगकर कट गई है, चोर तकलीफ से चिल्लाया। अरे खामोश, तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आवाज में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। चोर कराहा। अरे बुजदिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पिट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस्तरा चला दिया और उसकी नाक भी कटकर जा गिरी। खुदाया, अंदर वाकई ही कोई तेज चीज है, चोर तकलीफ से चीखा। बांस की कोई कांच निकली होगी, तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, उसकी नाक भी कटकर दूर जा गिरी। उफ, वाकई ही कोई तेज चीज है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कराहा। बेवकूफो, तुम बुजदिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो, एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सहन में चारपाइयां बिछा ली। फिर चोर चंद दिन बाद वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है, तो इसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे कदमों आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख चिकोले खाने से खुल गई और ये जानकर दक रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए।
वो एक घने बरगद के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है, और फिर बरगद की एक लटकती जटा को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और शाहों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कंधों से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुड़ा निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि ये जरूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे जमीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने ये देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ए परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी जुबान को लंबा सा बाहर निकालो, मैं इसे छू कर जान लूंगी कि ये जुबान सच बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी जुबान खूब बाहर निकाली। परी इसके करीब आई और उस तरह से उसकी जुबान को काट कर दो टुकड़े कर दिया। चोरों की नाक काटने के बाद नाई की बीवी ने उस तरह अपने पास ही रख लिया था। अब सरदार तकलीफ की शिद्दत से जोर से चीखा और दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बोल ना सका। वो जुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर जरूर कोई आसेब है। चोर घबरा कर बोले। उसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने लगी। चोरों की होश से जान निकल गई। उन्होंने बदहवास होकर अपने सरदार को कंधों पर उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगे। वो दूर निकल गए तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की जुबान का जख्म कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। चोर अब अपनी नाकें और जुबान कटवाकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। फिर वो बादशाह के पास चले गए और उससे इंसाफ तलब करने लगे कि वो नाई से उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा दिलवा दे। लेकिन नाई की चालाक बीवी ने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया और सबूत के तौर पर चोरों की नाकें पेश की। जब बादशाह ने चोरों की नाकें देखी और सारा किस्सा सुना तो उसने चोरों को जेल में डाल दिया और नाई को अपना वजीर आजम बना दिया। बादशाह ने कहा कि जब तक इस नाई के सर पर इसकी अक्लमंद बीवी का साया सलामत है, ये कोई अहमकाना काम नहीं कर सकता और हमें इसकी बीवी का साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिलेगा। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से उनकी चोरों से भी जान छूट गई और उनके हालात भी बेहतर हो गए।